गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग ITI चैनल। हम लोग सेल एंड बैटरी चैप्टर स्टार्ट किए थे और इससे पहले हम आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताए थे। फिर उसके बाद सेल का आविष्कार किसने किया था, सेल किस लिए होता है, कैसे हम सेल का यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम बता चुके थे। आज हम आपको प्राइमरी सेल के बारे में बताएंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप्स की सेल होती हैं जो कि आपको पढ़नी है। प्राइमरी सेल में डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल, राइस सेल, वोल्टिक सेल, ये कई टाइप्स की सेल आती हैं। और सेकेंडरी सेल में निकल कैडमियम सेल, निकल आयरन सेल, जिंक कैडमियम सेल, ऐसे करके कई टाइप के सेल आपको उसमें भी पढ़ने होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइमरी सेल वो सेल होती हैं जिनका यूज हम सिर्फ एक बार करते हैं और ये रिचार्जेबल नहीं होती हैं। मतलब इन्हें बार बार हम आवेशित नहीं कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज किया और दोबारा फेंक दिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक अपने जब हम चार्ज करते हैं तो वो अपने ही आयंस में विभक्त होते हैं। वो चार्ज को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेती हैं और जब हमें जरूरत होती है डिसिपेट कराने की तो वो उसी चार्ज को डिसिपेट करा देती है। लेकिन वोल्टिक सेल जो है वो हमारा प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल है। और प्राइमरी सेल में हम आपको पता ही है कि हम चार्ज नहीं कर सकते। अगर हम बैटरी को चार्ज, जब बैटरी हमारी डिसिपेट होती है, मतलब कि जब हम बैटरी का यूज करते रहते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जो उस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों ही व्यय हो जाते हैं पूरी तरह से। और जब वो पूरी तरह से व्यय हो जाते हैं तो हमें बैटरी को फेंकना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको दोबारा चार्ज करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट है या फिर जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा या फिर दोनों को बदलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक नई बैटरी बना लेंगे। क्यों हम बार बार उसी पे वर्क करें? तो इसी वजह से हम प्राइमरी सेल जो होती है वो चार्ज नहीं होती है। क्लियर हो गई इतनी बातें? इसके बाद अब देखिए प्राइमरी सेल में दो समान चालक प्लेटें होती हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। वो विद्युत अपघट्य जो होता है उसमें वो समान रूप से पूरी तरह से डूबी रहती हैं। सही है, पूरी समान रूप से पूरी तरह से डूबी रहती है। मैंने आपको एक सेल बनाकर बताया था कि किस तरह से बैटरी वर्क करती है। हम नॉर्मली प्राइमरी सेल की बात कर रहे हैं। तो दो समान चालक होती हैं, मतलब कि दो इलेक्ट्रोड होती हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट में समान रूप से पूरी तरह से डूबी हुई होती हैं। जब विद्युत अपघट्य आप लोग समझ रहे होंगे, उसमें NaCl डाल दें, H2SO4 डालें, CuSO4 डालें। जो विद्युत अपघट्य होता है वो एक प्लेट से वर्क करता है। मतलब देखिए जैसे ये हमारे पास मान लीजिए कि कोई सेल है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है, ये हमारे पास मान लीजिए कोई सेल है। इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाली, एक एनोड डाला और एक हमने कैथोड डाला, ठीक है। और इसमें हमने ये इलेक्ट्रोलाइट भरा है। ये इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं हम NaCl का है। आगे बात समझ में? किसका है? NaCl का है। अब देखिए ये NaCl जो होती है वो इस इलेक्ट्रोड से या फिर इस इलेक्ट्रोड से, किसी भी एक इलेक्ट्रोड से काम मतलब क्रिया करेगी, रासायनिक क्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। और जब ये बैटरी का काम क्या है? केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। मतलब वो क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो जो हमारा NaCl है, मतलब कि विद्युत अपघट्य है, वो किसी भी एक प्लेट से रासायनिक अभिक्रिया करता है। और जब ये सर्किट क्लोज हो जाती है, इसे एक क्लोज पाथ मिल जाता है, तो ये मान लीजिए इस प्लेट से कार्य किया था, रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, तो उसके बाद वो इस प्लेट की तरफ आने लगते हैं। मतलब ये एक दूसरे के साथ वर्क करने लगते हैं, इधर से इधर मूवमेंट होने लगता है। और इसी कारण इलेक्ट्रॉन की गति पहले यहाँ थी, फिर ये यहाँ से यहाँ हो जाती है। इसी कारण जब हमारा प्राइमरी सेल खराब हो जाता, मतलब जब उसकी एनर्जी यूज हो जाती है तो उसे फेंकना पड़ता है, हम उसे चार्ज नहीं कर पाते। या तो हम इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करें या फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड को चेंज करें। आगे बात समझ में? तो ये था हमारा प्राइमरी सेल। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे वोल्टिक सेल क्या होता है। प्राइमरी सेल का ही एक एग्जांपल है जिसे वोल्टिक सेल कहते हैं।
वोल्टिक सेल कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो बाहर का कंटेनर होता है, ये कंटेनर है, ये जो बाहर का कंटेनर है ये किसका बना हुआ है? कांच का बना एक बर्तन होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये ग्लास का बना हुआ एक बर्तन होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती है। एक हमारी हो गई, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड हो गई। इसमें से एक इलेक्ट्रोड जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट का कार्य करेगी और एक हमारा नेगेटिव प्लेट का कार्य करेगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये वाली इलेक्ट्रोड जो है वो हमारी जिंक है, ये वाली इलेक्ट्रोड क्या है? हमारी जिंक है, और ये हमारा कॉपर का बना हुआ है। ये इलेक्ट्रोड किसका है? कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। और ये किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। और इसको हम किसी तरह किसी वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किसका है? ये इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा हुआ है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो H2SO4 है। आधी बात समझ में क्या है? H2SO4 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कॉपर कर लीजिए और यहाँ पे जिंक कर लीजिए, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी बस। बाकी इधर और उधर से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक कांच का बर्तन है। इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड भरा हुआ है, समान प्लेटें हैं ये, और समान रूप से इलेक्ट्रोलाइट में भीगी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऊपर नीचे, ये समान रूप से भीगी हुई है। दोनों में समान रूप से इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो H2SO4 है। एक इलेक्ट्रोड जो होती है वो पॉजिटिव प्लेट का कार्य करेगी और एक इलेक्ट्रोड जो है वो निगेटिव प्लेट का कार्य करेगी। जो हमारी कॉपर की इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट का कार्य करेगी, और ये जो जिंक की प्लेट है ये हमारा निगेटिव प्लेट है। निगेटिव प्लेट है मतलब कि एनोड का कार्य करेगी। ये क्या है? हमारा एनोड है, और ये क्या है? हमारा कैथोड है। पॉजिटिव प्लेट मतलब कैथोड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए होगा ये कि जब हम ये इसका स्ट्रक्चर था, इतना आप लोग कंस्ट्रक्शन समझ गए। इसके बाद जब इसको हम तार द्वारा क्लोज सर्किट प्रदान करेंगे, जब इसमें क्लोज सर्किट जाएगा तो होगा ये कि ये H2SO4 जो है वो अपने ही आयनों में विभक्त हो जाएगा। जब ये अपने आयन्स में विभक्त होगा, मतलब H2SO4 का जब रिएक्शन होगा तो ये H2 प्लस SO4 माइनस, यानी कि 2 माइनस और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया। ठीक है, ये H प्लस और SO4 2 माइनस में ये विभक्त हो जाएगा। अगर जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है उसे हम किसी तार द्वारा जोड़कर एक क्लोज सर्किट प्रदान करेंगे तो ये विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगी। क्यों विद्युत धारा? अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास एक नॉर्मल बैटरी है और उसमें दो इलेक्ट्रोड है, जब इसे हम एक क्लोज सर्किट प्रदान करेंगे तो यहाँ पे जो विद्युत रासायनिक क्रिया हो, यहाँ पे जो भी हमारे पास विद्युत अपघट्य है वो किसी भी एक प्लेट से रासायनिक अभिक्रिया करेगा, और ये रासायनिक अभिक्रिया इस प्लेट से इस प्लेट पर होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ की ओर मूवमेंट करेंगे। इसी कारण इन दोनों के बीच का विभवांतर जो है, विभवांतर बना रहेगा और विद्युत धारा हमारी प्रवाहित होने लगेगी। ठीक उसी तरह से जब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसको जब हम किसी भी तार द्वारा जोड़ देंगे और जोड़कर एक क्लोज सर्किट प्रदान करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट का अपने ही आयनों में विभक्त होने के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है।
आगे इतनी बातें समझ में। अब देखिए जो हाइड्रोजन के आयन होते हैं वो धारा की दिशा की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? जो हाइड्रोजन के आयन होते हैं मतलब कि वो इधर धारा की दिशा की ओर जाने लगेंगे। अब ये देखिए इस बात में दो सेंटेंसेस छिपा हुआ है। हाइड्रोजन के आयन, हाइड्रोजन मतलब कि पॉजिटिव, और धारा की दिशा मतलब कि पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बैटरी लगी हुई है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव साइड से मूव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की गति अगर इस साइड होगी तो धारा उसके जस्ट अपोजिट होगी, मतलब कि पॉजिटिव साइड से निकलेगी। तो धारा की दिशा कैसी होगी? ऐसी होगी। तो इसीलिए धारा की जो हाइड्रोजन का दिशा होगा, जिस तरफ हाइड्रोजन की गति होगी उसी तरफ हमारी धारा की दिशा भी होगी। तो जब हमारा हाइड्रोजन की गति मान लीजिए कि ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन भी इसी तरह से। और ये जो कॉपर का आप इलेक्ट्रोड देख रहे हैं इस पे जाकर के ये बुलबुले के फॉर्म में, मतलब कि कुछ ऐसे बुलबुले के फॉर्म में, ये देखिए ये बुलबुले के फॉर्म में एक दूसरे, ये कॉपर की प्लेट के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। या क्या हो रहा है कि जो जब हमारी हाइड्रोजन की जो दिशा है वही धारा की भी दिशा है, और धारा की दिशा होने के कारण कॉपर की प्लेट पर ये बुलबुले के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। और जब सल्फेट आयन जो होता है, जो ये सल्फेट आयन है वो जिंक से क्रिया करता है, मतलब कि यहां से क्रिया करेगा तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा, सही है। सल्फेट आयन यानी कि यहाँ पे जो सल्फेट आयन है वो इसके बाद जिंक से क्रिया करेगा, जिंक की प्लेट से क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा। जैसे हमारा Zn प्लस प्लस SO4 2 माइनस है हमारे पास में, तो जब ये क्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा? ZnSO4 और +2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन की दिशा जो है वही हमारी धारा की दिशा है, और धारा की दिशा कॉपर की साइड होने की वजह से कॉपर पे छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में ये इकट्ठा हो जा रहा है। इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सल्फेट है वो जिंक के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो जा रही है। अब देखिए सेल के अंदर क्या हो रहा है। अब इस प्रक्रिया से आप क्या समझ पा रहे हैं कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर से जिंक की ओर और जिंक से कॉपर की ओर मूव कर रहे हैं, सही है। कॉपर से जिंक की ओर और जिंक से कॉपर की ओर चल रहे हैं। यही कारण है कि कॉपर प्लेट एनोड का और जिंक प्लेट जो है वो कैथोड का कार्य कर रही है। आपको पता है कि मैंने आपको दो चीजें इसमें ध्यान रखिएगा कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, हाइड्रोजन के डायरेक्शन में होगी, और हाइड्रोजन के डायरेक्शन में मतलब कि जिंक के प्लेट की ओर हमारी करंट की डायरेक्शन है। तो ये जो करंट जा रही है ना, ये करंट जिंक से कैथोड की ओर जा रही है और कैथोड से जिंक की ओर आ रही है। इसी कारण से कॉपर की प्लेट, जिंक की प्लेट नेगेटिव प्लेट का और कॉपर की प्लेट जो है वो पॉजिटिव प्लेट का कार्य कर रही है। आगे बात समझ में। और प्राइमरी सेल में दो तरह के हमारे पास दोष भी होते हैं, एक लोकलाइजेशन होता है, एक पोलराइजेशन होता है। अब लोकलाइजेशन और पोलराइजेशन क्या होता है वो हम आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन ये हमारा वोल्टिक सेल था, ये इसी तरह से वर्क करता है। लेकिन इसका यूज आज के टाइम में नहीं किया जाता है क्योंकि ये मतलब उतना यूजफुल नहीं होता है, और बहुत अधिक समय तक इसमें बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। और जो हम आपको दोष बता रहे हैं पोलराइजेशन और लोकलाइजेशन, उसका दोष इतना ज्यादा होता है कि इसका प्रयोग हम ज्यादा देर तक कर ही नहीं सकते। इसीलिए आज के टाइम में वोल्टिक सेल का यूज ही नहीं किया जाता है। और बिल्कुल अब तो सिर्फ बुकों में प्राइमरी सेल पढ़ाया जाता है, और बहुत कम जैसे टॉर्च वगैरह में यूज होता था प्राइमरी सेल। आपको पता ही है कि अब कौन टॉर्च यूज करता है, पहले के टाइम में टॉर्च यूज होता था। तो इसी तरह धीरे धीरे प्राइमरी सेल का प्रचलन कम होता जा रहा है और सेकेंडरी सेल का ही ज्यादा से ज्यादा यूज होता है हमारे पास। बेनिफिट भी काफी ज्यादा है, यही रीजन है क्योंकि हम उसे चार्ज भी कर सकते हैं, इसे हम चार्ज ही नहीं कर पाते हैं। एक बार और हम आपको वोल्टिक सेल समझा रहे हैं। देखिए ये जो हमारा कांच का बर्तन बना हुआ है, जो ये
इसे हम आपको क्या बताए थे, इसे वोल्टामीटर भी कहते हैं। वोल्टामीटर मतलब ये जो बाहर का बर्तन है इसे वोल्टामीटर भी कहते हैं, और ये किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। सारे सेल में आपको अलग अलग मिलेगा कि कौन से सेल में किसका बना होता है। इसके बाद इसमें दो इलेक्ट्रोड होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो कॉपर की बनी हुई होती है और उसे हम कैथोड कहते हैं। जिंक की प्लेट जो होती है वो नेगेटिव प्लेट होती है, इसे हम एनोड कहते हैं। और दोनों प्लेटों को समान रूप से इलेक्ट्रोलाइट में भिगो दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो H2SO4 है, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद जब हम किसी भी तरह से ऐसा करें कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों में तार से जोड़ करके सर्किट को अगर हम क्लोज करा देंगे, आपको पता है कि धारा प्रवाहित होने के लिए सर्किट क्लोज होना जरूरी है। अगर सर्किट ओपन होगी तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर हम इसे किसी भी तरह जोड़ के सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगती है। कैसे, क्योंकि जो धारा जो यहाँ पे H2SO4 है ये अपने आयन में टूटेगा। जब आयन में टूटेगा तो ये किसी भी एक प्लेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, और वो रासायनिक अभिक्रिया जब मान लेते हैं कॉपर के साथ करेगा तो वो जिंक के साथ भी इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और जिंक के साथ करेगा तो कॉपर के साइड भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इसीलिए ये अपने आयन्स में पहले रासायनिक अभिक्रिया करेगा और रासायनिक अभिक्रिया करके ये अपने आयन्स में टूट जाएगा, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी हमारी। जब ये अपने आयन में टूट जाएगा तो हमारी धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसके बाद देखिए, जब धारा की दिशा कैसी होती है, जैसे हमारी हाइड्रोजन की आयन की दिशा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन पे किसका साइन लगा होता है, पॉजिटिव का साइन लगा होता है। और आपको पता है कि धारा हमेशा पॉजिटिव साइड से ही निकलती है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट। तो जिधर हाइड्रोजन के आयन की दिशा होगी उधर ही धारा की दिशा भी होगी। तो मान लेते हैं कि ये दिशा जो है वो जिंक से कैथोड कॉपर की ओर है, मतलब एनोड से कैथोड की ओर है। क्लियर है। तो जब ये इधर की ओर जाएंगे, मतलब धारा की डायरेक्शन जो है जब वो इधर की ओर जाती है तो इसमें छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में ये कॉपर की प्लेट पर इकट्ठा होने लगते हैं। आ रही बात समझ में, छोटे छोटे बुलबुले जो है वो कॉपर की प्लेट पर इकट्ठा होने लगते हैं, और जब ये कॉपर की प्लेट पर इकट्ठा हो जाते हैं और सर्किट हमारी क्लोज हो जाती है तो ये यहाँ से इधर की ओर भी मूव करते हैं, मतलब कि कॉपर से जिंक की ओर भी मूव करने लगते हैं। ठीक है, जब ये यहाँ पर इकट्ठे हुए, मतलब कि यहाँ से जब ये यहाँ पर आए तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का SO4 है, मतलब कि सल्फेट है, वो जिंक के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट की क्रिया करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा। आ रही बात समझ में। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो करंट की डायरेक्शन है ये हाइड्रोजन के आयन की तरफ से है। तो हाइड्रोजन के आयन जब इधर से मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी हमारी ऐसे चल रही है, और ये करंट जो है वो कैथोड पर, मतलब ये कैथोड जो है उस पे आकर छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में इकट्ठे हो जा रहे हैं। जब ये छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में इकट्ठे हो रहे हैं तो यहाँ से ये इधर की ओर भी मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव तो जाएंगे, ये अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, तो ये इधर से इधर की ओर आ रहे हैं। और जब ये यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब कि जिंक की प्लेट पर आ रहे हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का SO4 है, मतलब कि सल्फेट है, वो जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जब जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो कॉपर सल्फेट बना रहा है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त भी हो रहा है। सही है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन के करंट की दिशा जो है, या फिर हम कहें कि जो धारा की दिशा है वो कहाँ से, नेगेटिव से जिंक से कॉपर की ओर है और कॉपर से जिंक की ओर है। तो जब ये जिंक से कॉपर की ओर है, मतलब कि वो पॉजिटिव साइड जा रही है, तो कॉपर एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कि एज अ कैथोड बिहेव करेगा। इसीलिए हम लोग कॉपर को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मानते हैं, और जिंक जो है वो एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड या फिर एज अ एनोड बिहेव करेगा, इसीलिए हम लोग एनोड को नेगेटिव प्लेट कह रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो पॉजिटिव प्लेट का काम कौन करेगा, कॉपर करेगा, और नेगेटिव प्लेट का काम जिंक करेगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वोल्टिक सेल में कॉपर की प्लेट किस इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का और कैथोड होती है। दूसरी चीज, वोल्टिक सेल में किसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, मतलब कि H2SO4 का यूज करते हैं। दूसरी बात आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए वोल्टिक सेल में लोकलाइजेशन और पोलराइजेशन का फॉल्ट होता है, तो आप कहेंगे कि हाँ, लोकलाइजेशन और पोलराइजेशन का फॉल्ट इतना ज्यादा होता है कि इसी वजह से हम इसे बहुत ज्यादा यूज ही नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं, और आज के टाइम में तो बिल्कुल ना के बराबर ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें फॉल्ट जो है वो ज्यादा हो रहा है। इसके बाद तीसरी बात आपसे ये रिएक्शन भी पूछ सकता है कि बताइए जब इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो टूटेगा तो किस आयन में टूटेगा, तो H+ और SO4- में टूटेगा, और आपसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2- में टूटेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए सल्फर जब जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, तो सल्फर जब जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट मिलेगा। यह हमारा प्राइमरी सेल का एक एग्जाम्पल था, इसे हम लोग वोल्टिक सेल कहते हैं। इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं, क्योंकि वो सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।